ओके पेपर दिया था स्मिता ठीक है किसी ने फुल नाउ ज्योग्राफी निकालो सेकंड चैप्टर that is physical features of India भारत की भौगोलिक स्थिति डोर बंद कर दिया करो नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया So, India is a large land mass and having many relief patterns. India is large land mass having many relief pattern. मतलब कई तरीके का यहाँ पर टोपोग्राफी है. Relief pattern जैसे कि कैसे कैसे relief pattern है. एग्जाम्पल है नदर्न प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू दक्षिण में क्या है प्लेट्यू ठीक है और इसी तरीके से डेक्कन प्लेट्यू हो गया फिर डेजर्ट भी हो गया थार डेजर्ट कहाँ पर है डेजर्ट तो थार डेजर्ट है यहाँ पर और हिमालयन जो माउंटेनियस रेंज है माउंटेनियस रेंज ऑफ हिमालय इसके अलावा भी हमारे पास ऐसा है मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है जैसे कि सुंदरवन डेल्टा तो जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी मिट्टी सिल्ट जमा हो जाती है और एक कुछ आइलैंड टाइप बन जाए और उसी में खूब उगने लग जाए उसको क्या कहेंगे आप इतना पीछे मत बैठो कहीं बैठो यहाँ बैठो या यहाँ बैठो इधर आ इधर आ तो मैन ग्रोव फॉरेस्ट ठीक है फॉरेस्ट हो गया अब आगे देखिए मैनग्रोव फॉरेस्ट ये सारे पैटर्न है इसके अलावा भी हमारे पास कोस्टल रीजन भी है मान लीजिए अगर हम ऐसे इंडिया को देखें और ये यहाँ पर इस तरीके से है तो यहाँ पर एक बहुत ऊंची जगह है तो उसको क्या कहते हैं प्लेट्यू कहते हैं क्या डेक्कन प्लान दिस इज डेक्कन प्लेट्यू और इससे बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं और वो सब किधर गिरती हैं गोदावरी कावेरी कृष्णा ये सब किधर गिरती हैं तो अगर ये देखो तो ये हो गया यहाँ पर और इस तरीके से ये इंडिया का पैटर्न हमने तिरछा करके बनाया है तो यहाँ पर आप देखोगे ये कौन सी कोस्टल लाइन है जहाँ गिरेगी वहाँ रेत ही रेत तो होगी तो वो कौन सी कोस्टल लाइन है क्या ईस्टर्न कोस्टल लाइन है ठीक है तो दैट इज ईस्टर्न कोस्ट और ये क्या है इधर पर क्या है वेस्टर्न कोस्ट
कोस्टल लाइन दैट इज पश्चिमी घाट, इसे क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। और इसे क्या कहेंगे? पूर्वी घाट। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग हैं, ठीक है। और दैट इज विंध्यन माउंटेन, यहाँ पर कौन सी रेंज है? विंध्या माउंटेन रेंज। और जो इसके नीचे में एक देवी है, उनको कहते हैं विंध्याचल देवी, विंध्या के आंचल में, जैसे हिम आंचल, हिम के जो नीचे तराई क्षेत्र है, सो जो उसको क्या कहेंगे बताइए? दैट इज हिमाचल। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पर ये कौन सी माउंटेनियस रेंज है? जोधपुर के पास अरावली। अरावली, अरावली के एक तरफ कौन है? जोधपुर, और दूसरी तरफ अरावली रीजन। तो यहाँ पाली है, और ये क्या है बोलो? जोधपुर। तो ये बहुत माउंटेनियस रीजन है। तो जो भी बारिश होती है तो वो पाली में सब बरस जाती है, खूब वहाँ हरियाली, खूब सब्जी उगती है, सब पाली से आता है। और जोधपुर रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र समझते हो कि बादल यहाँ पर्वतों से टकराकर यहाँ तो बारिश कर देते हैं और जोधपुर तक नहीं पहुँच पाते। इसी तरीके से यहाँ पर एक मालाबार हिल है मुंबई के पास, जिसमें सब हीरो हीरोइन रहते हैं, और 1 स्क्वायर फीट की जमीन ये 2 करोड़ की बिकती है। और वहाँ पर आसानी से सबकी एंट्री नहीं है, उनके बंगले ही 100-150 करोड़ के हैं। तो ये सारी बारिश मालाबार कोस्ट के उधर हो जाती है, और महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, और इधर नहीं आ पाती। खूब 6-6 दिन तक बारिश हो रही मुंबई में, सब भर गया, ट्रेन, लोकल ट्रेन की जमीन सब भर गई। तो इसको भी कहेंगे रेन शेडो एरिया, वृष्टि की छाया, पानी नहीं पहुँचता। इसीलिए महाराष्ट्र में, नासिक में हर साल सैकड़ों किसान खुदकुशी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पानी नहीं पहुँचता, सूखा होता है। हाथ पर टेकना लगाइए, दोनों ही हाथों पे लगाएं। ये क्या स्पॉन्डिलाइटिस है? वो तो फिर कुछ लकड़ियों के दिया जा रखी है हमारे पास, गर्दन तक 5 किलो की गर्दन है। तो जरा देखो, इतनी बात समझ में आ गई। और ये बोलो, ये क्या है? ये जो उठी हुई चीज है टेबल टॉप, दैट इज डेक्कन प्लेट्यू। अब ये देखिए, इसके अलावा ये तो यहाँ पर माउंटेनियस की अगर हम रेंज देखें तो 3 रेंज है माउंटेन की। और इसके अलावा भी हमारे पास क्या है कि आइलैंड का भी समूह है। ऐसा तो नहीं है कि आइलैंड नहीं है हमारे पास, तो आइलैंड का भी तो समूह है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दैट इज ये है, इसको इनर हिमालय, इसको मिडल हिमालय, जो सबसे बाहर हमें दिखता है वो क्या है? आउटर हिमालय। ये हो गया आउटर हिमालय। अब ये देखो, और ऐसा आपके बुक में भी 3 रेंज बनी होगी, शिवालिक, और कौन कौन सी रेंज है जरा बताओ। तो जरा देखो कौन कौन सी रेंज है यहाँ पर। सबसे ऊपर कौन सी लिखी है? सबसे ऊपर क्या लिखी बताओ? नीचे शिवालिक है, और बीच में क्या है? हिमाचल है, और सबसे ऊपर हिमाद्री होगी। तो नीचे है शिवालिक, फिर क्या है? फिर हिमाचल, तो इसी के में ही हिमाचल पड़ेगा, हिमाचल। और ये क्या है बोलो? हिमाद्री। अब जरा देखो, ये एक पहाड़ है, देख लीजिए, और ये दूसरा पहाड़ है, और बीच में पतला रास्ता, उसे क्या कहेंगे? दून। उसी में देहरादून, पोटली दून सब बसा है। दून समझ में आ गया? 2 पहाड़ों के बीच में जो प्लेन रास्ता है उसको क्या कहते हैं? दून। और ये 2 पहाड़ हैं, और इसके बीच में जो रास्ता है इसको क्या कहेंगे? ये ठीक है, पास। इसी तरीके से रोहतांग पास, 2 पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है उसे क्या कहेंगे? पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बने हुए हैं, जो जिला पास, रोहतांग पास। और 2 दून के नाम बताओ, सुना करो ठीक से।
अभी अभी बताया है, देहरादून पाटलिपुत्र आपकी बुक से ही पढ़ के बताया है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इनके बीच जो होगा, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहेंगे? इनके बीच का जो रास्ता, इसको क्या कहेंगे? दून। और यहाँ से जो रास्ता निकलेगा, इसको क्या कहेंगे? पास। तो ये पास है, जैसे रोहतांग पास, जोजिला पास, और ये दून कौन से बताओ? देहरादून और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे माउंट्स हैं, लेकिन यहाँ का जो माउंट है वो सबसे ऊंचा है। तो यहाँ के माउंटेन्स ज़्यादा ऊंचे हैं। ये 8,448 इतने तक ऊंचे मीटर के हैं, और जबकि ये 600 मीटर ऊंचे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एवरेस्ट और ये सारे माउंट हैं, काराकोरम माउंट्स हैं, और जबकि यहाँ पर तीन कौन से माउंट हैं? तो बताओ कौन से माउंट हैं? एक तो जो वो बाहुबली पिक्चर आई थी उसमें दिखाया था, महेंद्रगिरी की चोटी है, और दो कौन से? अन्नामुडी और एक और डोडा बेटा। देखो तीनों बता दिए। तो महेंद्रगिरी, अन्नामुडी और डोडा बेटा, और यहाँ सब टॉप के हैं। तो वास्तव में इतनी बात समझ में आ गई आपको? और प्लेनर एरिया, अब हम लोग वीडियो में इसकी टोपोग्राफी देखेंगे, वास्तव में भारत दिखता कैसे है अगर जलवायु की या टोपोग्राफी की दृष्टि से देखा जाए कि व्हाट इज इट्स हाइट, व्हाट इज द नियर बाई ज्योग्राफिकल फीचर। तो उससे हम लोग इसके फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का ठीक पता लगा था। देखो, अनाईमुडी नाम है ना। चलो, और ये भी देखेंगे ये कहाँ पर है। ओके, okay, now टोपोग्राफी ऑफ इंडिया। So let us see ये दिखने में किस तरीके से दिखता है। ये देखो, तो अभी तो शुरू हुआ है। डोडा बेटा और अनाईमुडी तीनों लिखे हैं इसमें। इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। इससे काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये तो मैंने 3D मैप क्यों बनाया? मैं तो 2D मैप से ही पढ़ा सकता था। तो देखिए इस 2D मैप को, क्या इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा भाग ऊंचा है, कौन सा भाग नीचा है? नदियों का ढाल किस ओर बना हुआ हो सके, आप चीजों को ठीक से समझ सके। ये देखो, आप समझेंगे तो आपको आप पता याद चल रहा है कि किधर नदियां जा रही हैं। और आपको क्या पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पता चल रहा है? ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, और वो देखो कितने ऊंचे पहाड़ हैं। वीडियो में अच्छा, मैदानी एरिया नदन प्लेन समझ में आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा को। उसमें मैं क्या ठीक है? पढ़ाऊंगा तो और कैसे पढ़ाऊंगा? इस तरीके से आपको रेन शेडो एरिया पता चल रहा है? क्या आपको अरावली पर्वत पता चल रहा है? देख लो जोधपुर का। इंटरेस्टिंग चीजों को मैं विंध्या सीरीज भी पता चल रही होगी, अरावली दोनों दिख रहे हैं। इंटरेस्ट लगे कि हाँ इसमें सबसे ऊपर है, अभी दिखाया अरावली इंडिया के का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से फैलाव है वो है साउथ में इंदिरा पॉइंट अब ये देख लो, देखिए इंदिरा पॉइंट तो हम लोगों ने करा दिया था पिछली बार, ठीक है। ये जो इंदिरा पॉइंट है इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये जो इंदिरा कोल है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है फिजिकल रिलीफ पैटर्न ऑफ इंडिया।
Physical relief pattern of India. तो इंडिया खुद में एक पेनिनसुला है, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये शायद कुछ दिखा दे, ये भी ऐसे ही दिखा रहा है, ये सही होगा। With unique feature will visit deep of the rivers that were mentioned in the first point, that is the Indus, Ganga and Brahmaputra. So naturally these plain areas are टोपोग्राफी ऑफ इंडिया, Topography of India. इससे देख लो थोड़ा बहुत पता चल तो जाए। इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स को समझो। देखिए, अगर भारत की फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखें तो मेनली इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है: हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड। और इसमें से अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसके दो मेन डिवीजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। और इसी डेक्कन अच्छा देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू पे दो पार्ट किए गए, सुन लो। यानी सेंट्रल हाईलैंड बहुत ऊंचा होगा और डेक्कन प्लेट्यू, प्लेट्यू का मतलब थोड़ा ऊंचा करके टेबल टॉप, समझ आई? थोड़ा ऊंचा और फिर उसके ऊपर फ्लैट, और जो माउंटेन होते हैं वो ऊपर तक जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, और प्लेट्यू ऊपर से ड्रॉप होते हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ही दोनों हिस्से हैं। बोलो बात समझ आ गई? अब देखो, वेस्टर्न घाट्स एक कंटीन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है। इसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में सह्याद्री, केरला में साया पर्वत और तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। ये रेंज गुजरात बॉर्डर के पास ताप्ती रिवर के साउथ से स्टार्ट होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु ये कंटीन्यूअस रेंज है। और दोनों पॉइंट्स के बीच 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। और इस सफर में ये नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं। इनकी हाईएस्ट पीक अनायमुड़ी है। वेस्टर्न घाट्स फर्स्ट हाईलैंड्स हैं जो साउथ वेस्टर्न मॉनसून विंड्स को एनकाउंटर करते हैं, देखो यहाँ जिससे से हैवी रेनफॉल होती है। यही तो rainfall इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स को और वो समझेंगे। रुक जाती देखिए, है। भारत की समझ में आ रही फिजियोग्राफिक बात? को देखें तो मेनली इसे 6 बचपन से हम सुनते आ गए हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बट लेट मी टेल यू इंडिया की ज्योग्राफी भी काफी डाइवर्स है। इंडिया हैज एवरी पॉसिबल लैंडस्केप दैट द अर्थ हैज। हमें हर possible landscape मिला हुआ है। हिमालयास इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इंडिया के वेस्ट में ड्राई एरिड डेजर्ट्स है जिसका नाम है थार डेजर्ट, एंड देयर आर डेंस जंगल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। फर्टाइल एरियाज यहाँ हाथी रहते हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन ब्रह्मपुत्र basin, हाँ, ब्रह्मपुत्र गिरती है। Actually, most of India forms peninsula. Yani India is surrounded by water on 3 sides, and this peninsular India has plateaus which are rich in minerals. It has beautiful beaches all over its coastline. India even has active volcano in Andaman and Nicobar Islands. Name a geographical feature anywhere from the world, and you will find a version of it in India. Welcome, sir. तो कितना आगे समझ में आ गया कि थोड़ा बहुत इससे पता चल गया आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे रिलीफ पैटर्न में। और इसके अलावा इन्होंने बोला कि आइलैंड भी है ना? तो अंडमान निकोबार और दूसरा कौन सा है? यस, सो आइलैंड्स हैं। और इसके अलावा पेनिनसुलर रीजन है। बोलो, पेनिनसुलर रीजन में नमन कौन कौन से दो पार्ट आते हैं? सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। ये मुझे बता सकती हो नोएल कि डेंस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? दैट इज बताया करो फार ईस्ट। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे साउथ के 3 माउंट्स के नाम बता दो जो अभी अभी श्रेया ने बताया। 3 नाम बता दो बस, 3 पर्वत चोटियों के नाम। अभी आप बहुत टाइम से नहीं है, कितने 4:30 बजे से ही आप नहीं क्लास में, नहीं तो कहीं ना कहीं आप जो है चोट कर जाते हैं आपके दिमाग में। काफ़ी देर से नहीं है। आप बोलो बेटा, तनिष्का चौहान। हाँ हाँ सही है वो अब हाँ सही हो, कहीं सही बता नहीं। देखो पागल है, अपना राज खोला जाता है। हाँ बोलो, हाँ बोलो 3 माउंट्स। बोलो चंदन।
सही है, बता दे, उसने खोल दिया सारा सीक्रेट। तो यहाँ पर 3 माउस कौन कौन से हैं बोलो? ये अनाई, मुडी, और इसके लिए आपके में तीनों के साथ में हाइट भी लिखी है, उसमें टेबल बनी है, देखने की क्या जरूरत है, टेबल बनी है। महेंद्र गिरी रोडा बेटा, देखो सबसे टॉप पे इधर बनी है टेबल, एक पेज खोलो किसी में बनी होगी, किस पेज में है बोलो? रोडा बेटा, समझ में आया? इसको भी हम मैप पे दिखाएंगे, कहीं दिखा आप लोगों को कि ये देखो ये देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो अब इसी में ये सब बहुत छोटे छोटे हैं नीचे के, ये कौन से हैं? दैट इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय है। आप हिमालय के ना देखिए, और देखो उसके दिए हैं कितने? 12 पेज पे देखो, कुछ दिख रहा है? 12 पेज कहीं पे दिया, ये देखो अनाई, मुडी, महेंद्र गिरी, ये सब दिख रहा है कि नहीं? अच्छा आप जरा देखिए। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द क्रस्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म आउट ऑफ मेजर एंड सम माइनर पार्ट्स। तो इसमें ये दिखाया गया है कि तो पूरे विश्व में कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं? तो पूरे विश्व में मेन 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं। तो इस जब शुरू में क्या हुआ था कि हाउ इंडिया वाज फॉर्म, तो उसके लिए जो गोंडवाना लैंड थी, जरा इस फिगर को देखो कैसे ये पूरा अर्थ एक था, अब ये पजल के रूप में टुकड़े टुकड़े हो गए, अलग अलग फिर चला गया। अगर सबको मिलाओगे तो पूरी पजल बन जाएगी, अब पूरा वर्ल्ड कैसा हो जाएगा? 100। अभी जरा देख लें कि हाउ इंडिया इज फॉर्म्ड फ्रॉम गोंडवाना लैंड, ये चीज देख लें। How India is formed from Gondwana land. नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरी गोसाई और आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले 20 हमारे करोड़ साल पृथ्वी पर पहले आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ ये एक सब- सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और पैंजिया इसके था। चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा, और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया में से विखंडित होके बने हैं। ये थियरी देने वाले वैज्ञानिक आल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड पे रहने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती यही है, टेक्टोनिक जिसके चलते प्लेट्स है। धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव लाखों या ये करोड़ों देखो साल कैसे बाद कैसे दिखाई ये आया, दिया। और इन्हीं बदलाव के बोलो चलते ये टकरा आज जाएगा, के भारत बन जाएगा। कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और और जब एक उनके दूसरे साथ के ही ऊपर चढ़ हमारा गई देश भारत बन गया। तो हिमालय बन आर्थिक गया। की थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने है से ना? सबसे पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के 2 भाग अब हुए, इसके जिसके उत्तरी हिस्से पैंजिया को के 2 लॉरेशिया पार्ट और हो गए, दक्षिणी लॉरेशिया हिस्से को गोंडवाना और लैंड गोंडवाना। कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो ये बीच में क्वेश्चन आएगा, महासागर फिर का सुन लो। बना और एक खाड़ी का निर्माण हुआ। गोंडवाना लैंड से कौन सी 3 चीजें बनी, यही पूछा जाएगा। बोलो कौन कौन सी 3 चीजें? हिमालयन माउंटेन तो बन गया, एक तो इंडिया बनी, एक ऑस्ट्रेलिया। गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना? वो 3 टुकड़ों में टूटा, और अफ्रीका। ठीक है, तो जरा ये देख लें, अब ये दिखाया उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। अंटार्कटिका 5 हमारा बन गए। देश देखो भारत भले आज- एक बताया है लॉरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड था, उनके बीच के सागर का क्या नाम बताया है? टेथिस सागर। यानी गोंडवाना लैंड टेथिस जब मिला तो टेथिस सागर खत्म हो गया। गोंडवाना लैंड किससे मिला? एशिया से। देख लो ऊपर एशिया दिखा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एशिया। तो वो जब टकराया तो इसके बीच में पहले कौन सा सागर था? दैट इज टेथिस सी, वो खत्म हो गया। अच्छा, ल्यूरेशिया से कौन से, लॉरेशिया से कौन कौन से बने बताओ? ध्यान से देखते सोचिए, चित्र चल रहा है, मजा लो। बोलो क्या क्या बना? कौन सा अमेरिका? पूरा नहीं बना, अभी तो गोंडवाना लैंड से बोला साउथ अमेरिका बना, और लॉरेशिया से कौन सा बना? नॉर्थ अमेरिका। उनके बीच में भी एक स्टेट है, जैसे हमारे 5 स्टेट है ना, वो अलग अलग लैंड है, तो उससे कौन सा बना बोलो?
नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी चीजें बनी, ऊपर का आर्कटिक बना और नीचे अंटार्कटिक, इससे बनेगा। थोड़ा सा पीछे चले तो चीजें आपको फिर से रिकनसाइल हो सके। देखो जरा, आप सुनो ध्यान से। दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है बीच और में ये टेथिस सागर दिख रहा है। जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर नाम दिया। बीच में बना कि नहीं? पेंजिया में से अलग हुए अब सुनो उत्तरी जरा। महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका ये जैसे बने। कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका जैसे समझ में आ कॉन्टिनेंट्स गई बने। बात? अब हमारा बोलो देश थोड़ी देर भारत फिर से। बने। गोंडवाना लैंड में 5 कौन बने? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, इंडिया। एक और बता दो तो मान जाए। बोलो चंदन, कौन 5 से बने? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। बहुत अच्छा। अब ये देखो, आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, तो अभी लेकिन हम लोग ये भारत क्वेश्चन का भी पढ़ेंगे भूमि का और इसे उस लिखेंगे। वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट्स भी अलग होती गई और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। इंडिया एक प्लेट है पूरी। वो आज के टेक्टोनिक। लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। और 9.8 दोस्तों, रिक्टर भूगोल स्केल का में जब दो प्लेट्स का टकराव होता है तो देखो, भारी प्लेट नीचे की ओर सरक ऐसे जाती है ऐसे और फोल्ड हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती और ये है। उस newest वक्त ही mountain ऐसा है हुआ। एवरेस्ट। आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार ये भारत की भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है और हिमालय दिन ब दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की और माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थियरी को सिद्ध करने के लिए एल्फर्ड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर से देखो पेंजिया फिक्स हो जाएगा कि सुपर नहीं का इसमें? निर्माण हो सकता साउथ है। अमेरिका भी फिक्स हो चलिए, ये जाएगा, तो नहीं एक हो सहमत जाएगा? भी हो सकता है, लेकिन अल्फर्ड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंडों की जीव सृष्टि का और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का आगे अवलोकन की किया। बात करें तो आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से गोंडवाना लैंड है। ये भी क्वेश्चन आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे जरा देखिए कि यहाँ बताया गया है कि अलग अलग जहाँ पर फोल्ड होते हैं, इस तरीके से फोल्ड होती है, उसको क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स में जब फोल्ड्स हो जाए तो माउंटेन्स बनते हैं। और जब माउंटेन के फोल्ड में ऐसा हो जाए कि कहीं पर वो जो थिकनेस है बहुत कम रह जाए ऊपर, तो वहाँ वॉल्केनो का निर्माण हो जाता है। और जहाँ थिकनेस यूनिफॉर्म रह जाए ऊपर, तो अगर पीक वीक रह गया तो अंदर का जो लावा है वो वहाँ से फोड़ के निकल जाएगा, तो ऐसा भी हो जाता है, तो वहाँ एक्टिव वॉल्केनो बन जाएगा। नाउ अब जरा देखिए कि देयर आर दीज प्लेट मूवमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब प्लेट मूवमेंट देखो कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देखिए, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। So India is formed from Gondwana land. India किससे बना है? India is formed from Gondwana land. There are nowadays 7 tectonic plates throughout the world. There are 7 tectonic सर मेजर हो गए ना? major प्लेट्स ऑन विच, उन्हीं पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे वो टिके हुए हैं, ठीक है, ऑन विच वेरियस कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट। अच्छा, सो गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। कौन कौन से हैं वो 5 पार्ट्स? साउथ अमेरिका, ठीक है, गोंडवाना लैंड स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स। पहले है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका भी है। तो इन सब से बना इंडिया मूव्ड एंड कोलाइडेड विद
एशिया, है ना। अब मतलब एंड टेथिस सागर वाज अल्टीमेटली वो जो था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। इंडिया मूव टुवर्ड्स एशिया and collided with it, और इसके होने से क्या हुआ नाउ, एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू फोल्डिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, इससे क्या हुआ बोलो, लीडिंग टू फोल्डिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। अब जब टेक्टोनिक प्लेट्स फोल्ड हो जाएंगी, ड्यू टू दिस द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज फॉर्म। यानी 3 फोल्ड है, 3 रेंज। जब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही ना कि 3 फोल्ड है, ठीक है। सो लीडिंग टू फोल्डिंग ऑफ दिस इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, इसके फॉर्मेशन के लिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेनियस रेंज, हिमालयन माउंटेनियस रेंज। हिमालयन माउंटेनियस रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 रेंजेस। इसमें कौन कौन से आएंगी तो अच्छा, जो सबसे आउटर है वहां कोई पहुंच ही नहीं सकता, मतलब इनर वाले में कोई नहीं पहुंच सकता। वो बहुत सारा, हम लोग लद्दाख जाते थे तो 1-1 घंटे तक पड़ता था, उसमें कोई नहीं जा सकता। तो जरा देखें कि 3 माउंटेनियस रेंज देखो ऑफ हिमालय, तो आपको याद भी रह जाएगा। 3 mountainous range of Himalayas. 3 mountaineers range of Himalayas. देखो इस वीडियो में हम द ग्रेट हिमालयस के बारे में बात करेंगे। ये 2400 किलोमीटर की माउंटेन रेंज है जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को टिबेटियन प्लेटू से अलग करती है। इसकी विड्थ कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में 150 किलोमीटर। हिमालय 4 माउंटेन रेंजेस से मिलकर बना है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। इसकी विड्थ 10 to 15 किलोमीटर है और एवरेज हाइट 100 से 900 मीटर के बीच है। शिवालिक के में लेसर हिमालय स्थित है। इसकी विड्थ 50 किलोमीटर है और एवरेज हाइट 3700 मीटर से 4700 50 किलोमीटर की विड्थ है। हिमालय की पूरे सेंट्रल रेंज को ग्रेटर हिमालयस या हिमालय कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट 6100 मीटर और विड्थ लगभग 25 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, माउंट कांचनजंगा, माउंट हाईएस्ट पीक्स यहाँ पर स्थित है। ग्रेटर हिमालय और हिमालय कहा जाता है। उससे ज्यादा मतलब नहीं। देखो इसे देख ले फिर से, बस यही रहने दे। शामिल है। इस वीडियो में हम ये देखो और थोड़ा ये देखो 3 रीजन है यहाँ पे। कौन कौन से हैं? ग्रेटर हिमालय, हिमाचल और शिवालिक। उसके ऊपर ट्रांस हिमालय से उस समय मतलब नहीं, लेकिन जो बाहर वाला है वो 400 किलोमीटर चौड़ा है और जो अंदर वाला है वो 60 किलोमीटर और बीच वाला 100। 60, 100, 400। वो बात समझ में आ गई? तो जो 3 रेंजेस हैं तो वो कौन कौन सी हैं? तो यहां पर ओके नाउ यहाँ पर आप देखिए तो हिमालयन रेंज और सिर्फ यही नहीं है, वो गंधार, जहाँ गंधार का नरेश शकुनी नहीं रहता था अफगानिस्तान में, उसको आजकल वो कांधार कहते हैं। मालूम है बात आपको? तो पहले भारत में महाभारत तो पूरा एक्सटेंडेड बृहत्तर इंडिया था। तो जो आउटर मोस्ट है सबसे, इसको कहने की जरूरत नहीं है, ना कहीं आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय। अच्छा, इसके बाद इसे क्या कहेंगे बोलो? हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय। अच्छा, बीच वाले को क्या कहेंगे? हिमाचल। चल या क्या लिखा है इसमें देखो? मिडिल हिमालय। हिमाचल
हिमाचल दैट इज लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। लेसर हिमालय वो ग्रेटर हिमालय है और ये क्या है Lesser. थोड़ा हाइट के हिसाब से बस हिमाचल या लेसर हिमालय। और ये जो सबसे नीचे है जो हमारी पहुंच पर है उसे क्या कहेंगे आउटर हिमालय। जैसे आउटर गेट नहीं होता है तो उसको पहले खटखटाते हो तो हिमालय, जिसको क्या कहेंगे शिवालिक। अब जरा देखिए कि that is the northern boundaries, ठीक है, the mountain ये सारी बात हो गई। ओके, द आउटर मोस्ट कुछ और चीजें भी आपको देखनी है कि जो इनर हिमालयाज है हिमाद्री, इट हैज ऑल प्रोमिनेंट प्लेस एंड हैज नो पॉपुलेशन, उसमें कोई नहीं रह सकता है। तो लिखो आउटर, इन आउटर हिमालय, आउटर हिमालय देयर आर कैसे पीक्स हैं ग्रेटर पीक्स हैं एंड इज कवर्ड विद आइस ऑल द टाइम्स। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि वेजिटेशन नहीं है, विद नो वेजिटेशन, वेजिटेशन इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड थ्रू रोड, ये आसानी से आप पहुंचा नहीं जा सकता। सो इट अगर कोई प्लेन क्रैश हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गिरा कहाँ। क्या आउटर है तो हाँ इन इनर हिमालय लिखो, इन इनर हिमालय इट कैन नॉट बी एक्सेस्ड। अच्छा, इसी का बहुत सारा हिस्सा चला गया था चीन में, तो उन्होंने बोला जवाहरलाल ने अरे बर्फ ही तो गई है, लेकिन वो हमारा स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, तुम बर्फ दे दो वहीं से, तो वही तो एक बैरियर है, बैरियर उनको दे दो तो हम लोग वीक नहीं हो जाएंगे। तो इतना बड़ा एरिया चला गया। अच्छा, इन मिडिल हिमालय सुन लो, या ये कह सकते हैं लेसर हिमालय, वो सबसे ऊंचा। लेसर हिमालय में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं जरा ये देखो। इन लेसर हिमालय क्या क्या पड़ेगा? सो लेसर हिमालय में कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। कश्मीर वैली तो उस वही जब हिमालय नीचे है तो नीचे वैली हो जाती है ना नीचे। और कांगड़ा, कांगड़ा भी हिमाचल में ही है। एंड कुल्लू, कुल्लू वैली, ये दोनों हिमाचल के हैं। हिमाचल, हिम के आंचल में जो रहे हिमाचल ये। और जो आउटर हिमालय है जिसको शिवालिक कहते हैं उसमें कौन है? तो शिवालिक में थिक ग्रेवल और अलूवियम है, और नीचे के उत्तराखंड और ये सब आ जाएगा। सो इन आउटर हिमालय, उसी में तो ऋषिकेश हरिद्वार है। हिमालय कैसी सॉइल पाई जाती है? जो नई नई मिट्टी होती है, जैसे अलूवियम सॉइल पाई जाती है, अलूवियम, ठीक है। सो आउटर हिमालय में जिसको शिवालिक कहते हैं उसमें ग्रेवल और अलूवियम। शिवालिक इट कंटेन्स, नई मिट्टी है। ग्रेवल पत्थर भी हैं छोटे छोटे जो टूट के गिरे हैं। और यहाँ ये ऐसा एरिया है कि इसमें बहुत सेब पैदा होंगे, बहुत नई मिट्टी है ना। इट इज फुल्ली नरिश्ड विद, बहुत फर्टाइल है। ये जितने फ्रूट्स हैं मेवे हैं वो कश्मीर में ही क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वहाँ बिल्कुल ज़्यादा कुछ वही नहीं, फर्टाइल है, नई नई मिट्टी बनी है। यहाँ तक आते आते बहुत रेत बन गई। तो ग्रेवल एंड एलुवियम सॉइल जो अच्छी मानी जाती है, एलुवियम या एलुवियल सॉइल। अभी हम देखेंगे कि सैंडी सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है और एलुवियम सॉइल होती है। तो दो मिट्टी का जो मिला रूप है उसको कहते हैं दोमट मिट्टी, उसी को एलुवियम सॉइल कहते हैं। दो मिट्टी मिक्स, सैंड और क्ले को मिला दो तो उसमें पानी रहेगा भी और थोड़ा
परकोलेट भी कर जाएगा, सीप कर जाएगा, तो उस तरीके की मिट्टी को क्या कहेंगे? दोमट। दो तरीके की मिट्टी को मिला के जो बने तो दोमट मिट्टी। वी विल सी द टाइप्स ऑफ सॉइल। अभी आगे आएगा दोमट मिट्टी, दैट मीन्स सैंडी और लोमेट। इसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आगे देखेंगे, अभी इससे हमें मतलब नहीं, वैसे सॉइल है वहाँ। आगे देखो। अच्छा, जो नदर्न प्लेन्स कैसे बने बताइए? These are formed by इंदुस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो उनसे सिल्ट आई है, जब वो बहुत बहने लगती थी, बहुत सारा जब बहती थी, तो क्या वो अपना सिल्ट यहीं छोड़ जाती थी? जैसे बाढ़ जाती है तो अपने पीछे कीचड़ नहीं छोड़ जाती है, तो ऐसे ऊपर से जब नदी आती थी तो लुढ़कते लुढ़कते पत्थर बहुत छोटे छोटे सैंड बन जाते थे, बालू, और वो बालू क्या वहीं छूट जाती थी, और उसी बालू पे धीरे धीरे थोड़ी मिट्टी थी तो उपज होने लग गई। तो जो उनका जो सिल्ट यहाँ छूटा, उससे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा जो एरिया नीचे का नदर्न प्लेन है वो बना हुआ है। ये बात अलग है कि जो यूपी है वो समुद्र तल से, सी लेवल से 2000 मीटर ऊंचा है, और बिहार 1000 मीटर ऊंचा है, इसलिए वो बारिश में डूब जाता है। समझ में आया? और जोधपुर 2500 ऊंचा है, तो हम यहाँ टीवी पे ही बाढ़ सुन पाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो इसका मतलब है कि नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द सिल्ट कैरीड फ्रॉम ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर, सिंधु नदी एंड गंगा। सो नदर्न प्लेन्स आर formed by the silt carried by Indus। जब ट्रेन में जाओ तो ऐसा लगता है कैसे किसी ने प्लास्टर कर दिया हो, ऐसा प्लेनर रीजन। और फिर ऐसा हो क्यों ना, जब नदी आएगी तो एक उसी लेवल पे ही तो कर देगी, तो वहाँ पर अगर पानी छोड़ो एक लेवल पर सब जगह गिरता है जाके पानी। क्या कमाल, क्योंकि ग्रेविटी ने उसको लेवल किया नहीं। तो बाई कैरीड बाई सिल्ट कैरीड बाई गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदुस। इंदुस का कुछ पानी हम लोगों को 20% पाकिस्तान को देना पड़ता है, अब वो हम लोग बंद करने वाले हैं 20%। तो हम लोगों ने समझौता किया था, लेकिन मोदी अब उसको बंद करने वाला। ना यहाँ तक बात हो गई। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? द पंजाब, हरियाणा और यूपी, और क्या आएगा? बिहार आर लाइंग इन दिस रीजन। हाँ सही बात है, पंजाब, आसाम भी तो, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और क्या लिखा है बोलो? अच्छा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम भी लिखा है सर होगा ना ब्रह्मपुत्र जो बुक से पढ़ रही है। झारखंड लिखा है, आसाम, आसाम भी है, ब्रह्मपुत्र प्लेन, तो आसाम भी हो जाएगा। आसाम लाइज इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये हो गया हिमालय का। अब जरा देखो, नदर्न प्लेन में भी क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ रिवर्स है। अभी तक हम कुछ और चीजें देखेंगे, अब हम खादर और भांगर में अंतर देखेंगे। तो कि मिट्टी में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ नदर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 रिलीफ पैटर्न। जैसे हमने हिमालय में नहीं देखा कि 3 तरीके के थे, तो नदर्न प्लेन में भी होंगे। प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 रिलीफ पैटर्न। पहली चीज है, इसमें रिवर्स जो होती है, तो आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन, तो ए नैरो बेल्ट लाइन पैरेलल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक। सो क्या चीज है कि पहला पॉइंट है
द प्लेनर रीजन नियर शिवालिक रिवर्स। शिवालिक से भी तो नदियां निकलेंगी, तो क्या अगर नदी निकलेगी तो उसके किनारे पथरीली जमीन होगी, बहुत छोटे छोटे पत्थर। जाओ ऐसे ही तुम ऋषिकेश से बोरे भर के ले आओ, है ना, छोटे छोटे चिकने पत्थर। तो वहाँ ऐसा नहीं कि बहुत मिट्टी नहीं होगी, वहाँ जमीन में बहुत पत्थर भी होंगे, ठीक है। तो इन प्लेनर रीजन नियर शिवालिक, तो वहाँ शुरू करो ऊपर से, मतलब जहाँ से निकलती हो, हिमाद्री से निकलती है वैसे गंगा, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ठीक है। और समझ जोला प्रसन्नता स्वतंत्रता निहारती, ऐसा कहा गया है। तो हिमाद्री से निकली गंगा और गंगा सागर में जाके मिलो। तो अब यहाँ देखिए, प्लेनर रीजन नियर शिवालिक, इसमें क्या क्या चीजें होंगी बताइए। हैज पेबल्स, स्टोन के पेबल्स होते हैं, ठीक है। हैज पेबल्स का मतलब जानते हो, छोटे पत्थर, और साथ में कोर्स सैंड, फाइन सैंड नहीं होगी, रफ सैंड होगी। अभी अभी नई ताजी मिट्टी बनी है, नहीं पहाड़ टूटेगा तो क्या बिल्कुल पतली मिट्टी बन जाएगी। एंड कोर्स सैंड एंड ग्रेवल, कोर्स सैंड भी होगी और बजरी। ग्रेवल का क्या मतलब है, अगर फाइन ग्रेवल है तो उसे बजरी कह दो, और मोटी बजरी महीन बजरी। चलो ये सब वहां पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड भाबर बेल्ट। अभी हम लोग भाबर और कौन से खादर में अंतर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। दिस इज कॉल्ड भाबर बेल्ट। अब नेक्स्ट देखिए कि these small streams ये क्या करती हैं कि so while coming down, अब और नीचे आएंगी, they create, तो वहां पर हमेशा नमी होगी। स्वैम्पी, स्वैम्पनेस का मतलब क्या होता है, नमी। स्वैम्पी मार्शी, दलदली भी क्षेत्र होगा, तो स्वैम्पी मार्शी लैंड होगी, एंड वेट लैंड, ये सब का एक ही मतलब है। मार्श का मतलब तो दलदल होता है, जहाँ ऐसा हो कि पेड़ भी डूब जाए, इसीलिए मीथेन को मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि दलदल से निकलती है। सब्जी जब सड़ जाती है तो उससे जो गैस निकलती है वो मीथेन है। सब्जी मंडी में भी यही महक आती है, CH4 की। तो स्वैम्पी एंड वेट लैंड, वो और नीचे आई, तो जैसे हरिद्वार से थोड़ा थोड़ा नीचे आई तो वो बिल्कुल गीला क्षेत्र है। नदियों के आसपास का क्षेत्र कैसा होगा, गीला होगा, तो वो चीज होगा, दैट इज कॉल्ड तराई रीजन। तो एंड वेट रीजन कॉल्ड तराई रीजन। वहां पानी ठहरता है। एक है कि बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, तो जब हरिद्वार और इसके आसपास आता है तो बड़ी तेज बहाव है, उसके किनारे बहुत पत्थर है, वहाँ पानी रुकेगा नहीं, बह जाएगा। तो लेकिन थोड़ा नीचे आने पे, जब बिल्कुल आप पहाड़ के नीचे आ गए तो वहाँ तराई है, वहाँ तो रुक जाएगा ना पानी। फिर भी वो भी तब भी 2000 का स्लोप है सी से, वहाँ से धीरे धीरे 1 महीने में बह के सी पे जा पाए, क्योंकि उसकी 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड है। और बिहार में जाते जाते वो 5 की रह जाती है वॉकिंग पेस, और जो वही है हरिद्वार में 30 की स्पीड है, और ऊपर चलेगा ऋषिकेश में 40 की स्पीड। तो आप ये समझिए रिवर की स्पीड स्लोप के हिसाब से होती है ना, स्लोप कम होगा तो फिर धीरे धीरे बहेगी। तो वो स्वैम्पी रीजन को क्या कहेंगे बोलो, तराई क्षेत्र कहेंगे। एक शिवालिक क्षेत्र, दूसरा क्या है, तराई क्षेत्र है। सो अब ये देखिए, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय एलुवियम एंड इज नोन एज भांगर। द largest part of northern plain is formed by alluvium। अभी इसका मैं एटिमोलॉजी दिखाता हूँ। and called भांगर। So let us discriminate between Khadar and Bhangar।
एंड व्हाट डज इट मीन बाय एलुवियम? ये भी Sir? देखना। हाँ, वो लेसर हिमालय वाले नीचे पॉइंट का सेकंड वर्ड क्या है? सेकंड वर्ड अभी देखो बताते हैं। तो लेसर हिमालय, इसके नीचे वाला पॉइंट थर्ड ये पॉइंट। कुल्लू। थर्ड पॉइंट। इन आउटर हिमालय इट कंटेन्स ग्रेवल एंड एलुवियम। अब जरा देखो कि एक चीज देखने फिर आगे बढ़ो कि etymology of alluvium. So let us see what does it mean. देखो alluvium का मतलब क्या है कि washed, alluvious का मतलब क्या है? washed against, जो चीज है कि वो पानी आया और उसको धोते हुए चला गया, वॉश करते हुए। एक होता नहीं कि कपड़े उसके ऊपर पानी निकल गया, तो एक जमीन के ऊपर से पानी निकल गया तो पूरी जमीन को ही धो के निकल गया क्या? तो और जो पीछे सिल्ट छोड़ जाएगा, बालू तो आगे नहीं जाएगी, तो इसलिए वहां जो छूट गया उसे एलुवियल सॉइल कहेंगे। एलुवियम का क्या मतलब बताया? वास्ट, तो जमीन ही पूरी धो दी और उसमें फिर क्या बना? दैट इज called now difference between खादर and आंगर। तो अभी खादर लिखा है कहीं कि नहीं हम लोगों ने? सो ठीक है, आंगर है और ऊपर भी यही है, आंगर और भाभर है। अभी खादर नहीं लिखा ना, एक पार्ट और लिखो तब खादर वो फादर लिख रहा। चलो अब आगे देखो, लेकिन सही से बता देगा। The newer younger deposit of flood plains is called Khadar. The newer younger deposit, अभी अभी अगर कुछ आया है पहाड़ से तो क्या उसमें खूब उपज नहीं होगी? हमने बताया ना, पहाड़ से नई चीज आए, बहुत पुरानी होगी तो डिप्लीशन ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा, और नया नया कुछ आए तो द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स of flood plains on of flood on plains, उसे क्या कहेंगे? is called, अब इसे कहो खादर। तो एलुवियम एंड कॉल्ड भांगर। तो एलुवियम कुछ नहीं है, बस वॉश डबे जब वो करके गया तो जो छोड़ जाए उसे क्या कहते हैं? एलुवियम। ठीक है। सो अभी मैं मिट्टी का टेक्सचर भी दिखाता हूँ कि एलुवियम दिखती कैसे है, तभी आप लोग समझ पाओगे और अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो पहले देख लें कि हाउ एलुवियम सॉइल लुक्स लाइक। तो पहले ये देखो, According to Soils Matter, get the scoop, WordPress.com. वैसे soil पे हमारा एक Floods वीडियो एकदम periodically BFF deposit में new आज से sediment at the दिखाऊंगा surface. Alluvial soils can have a unique layered look. Dark and light colors पहले alternate, इसको along with देखो। assorted sizes of round gravel ये particles. एलुवियल सॉइल है, समझ में आ गई बात? तो एलुवियम में थोड़ा पानी रुकेगा, बिल्कुल क्ले ही नहीं है, इसमें पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो इसमें ये एलुवियल सॉइल है। अब कुछ हम लोग देखें खादर क्या है। सो ये खादर भी देख लें, और देखो दैट इज खादर सॉइल। खादर ही होता है। तो खादर soil, खादर ये है खादर soil। ये अब ये एलुवियल सॉइल आपने देख लिया, इसकी इमेज देखो। तो इट इज खादर और भांगर में जरा अंतर देखो कि यहाँ पे है दोनों एलुवियली, लेकिन क्या है कि जहां पर भांगर है तो भांगर में क्या लिखा गया है? दैट इज भांगर ना, भांगर है भांगर। नीचे वाली देखो जहां खूब स्वैम्पी लैंड हो, क्या ये दलदल जैसा नहीं दिख रहा है? अभी हम भांगर, वो भाभर भी दिखाएंगे, पहले भांगर देख लो। भांगर वो भैगर दिख रहा है बट भांगर है। और ये खादर देख लो, तो खादर की मिट्टी क्या होगी? इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा होगी, और उसमें इधर वाले में क्या होगी? क्ले की मात्रा ज्यादा होगी। इट
इतनी बात समझ में आ गई। अब खादर और भांगर है, इसके बारे में लिखेंगे। अब हम लोग देख लें कि भाबर सॉइल, भाबर सॉइल, तो इसके भी इमेजेस देख लो। नाउ ये देख लो, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसको देखने से ये बिल्कुल ऋषिकेश की और हरिद्वार की मिट्टी है? ये अब बिल्कुल पत्थर ही पत्थर गिर रहेंगे वहाँ, है नहीं हो हरिद्वार ऋषिकेश, दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे ही पत्थर पड़े होंगे, क्योंकि अभी माउंटेन टूटे हैं, वहाँ मिट्टी इट्टी थोड़ी रहती है, ऐसे ही रहता है सब। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो सॉइल के कुछ और प्रकार दिखा दे, तब हम आगे की बात करते हैं। चलो, जायसवाल क्लासेस जोधपुर, अब हम लोग सॉइल पे देखेंगे। Jaiswal classes Jodhpur. अब हम ठीक है प्लेलिस्ट, सो 10th में चलें। सॉइल आपके में चैप्टर है क्या? सॉइल नहीं है ना, ये भी 10th का चैप्टर है, इसमें सॉइल पढ़ने फिर आगे बढ़ना है। तो 10th ज्योग्राफी, ये देखो, अब इसमें देख लो तो फिर आगे इससे बहुत हेल्प मिलेगी। सॉइल, ये नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहाँ देखो, नाउ एवरी प्रोनेस ब्लैक कॉटन, इसी तरीके से माउंटेनियस रेंज पर भी हमको लकड़ी है, टिम्बर है, ये सारी चीजें, दैट इज डेंस फॉरेस्ट एरिया। ये देखो टोपोग्राफी समझ में आ रही है आपको? 3D मैप दैट हाउ, ये देखो कैसे टोपोग्राफी है, बिल्कुल नहीं कहाँ उठा है। क्या आपको इसे वेस्टर्न घाट देख रहे हो? बोलो ईस्टर्न घाट ज्यादा चौड़े कि वेस्टर्न? तो वेस्टर्न घाट ज्यादा चौड़े, लेकिन वेस्टर्न ज्यादा चौड़े लगे हमें, तो ईस्टर्न ज्यादा चौड़े, ईस्टर्न ज्यादा चौड़े, यही टोपोग्राफी है। और ये घने पर्वत श्रृंखला देखिए कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और प्लेन देख रहे हो जैसे सीमेंट से बनाया हो, कितना सुंदर प्लेन है, ऐसे लग रहा है प्लास्टर कर दिया हो। तो प्लेन बिल्कुल बहुत सुंदर है। और ये सब माउंटेन है जिसमें 3 रेंजेस हैं। तो इनर आउट, पहले आउटर सबसे बाहर, इतनी बात हो गया, हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो आगे। Plainer is the area of red soil. ये कैसी soil है? Found in, अब देखो। there are various types of soil in India like red इसमें soil, iron black ज्यादा soil, होता है। alluvial soil, arid soil. अब सब अलग अलग देख लो, अभी यूज करेंगे फिर। This is red soil which is found in southern part. ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। कर्नाटक में ऐसी ही मिट्टी मिलेगी, igneous जो rocks बेंगलोर में गया पाया है, देख लिया होगा। Molten magma यहाँ पर जो जम गया है, तो उसी से red soil। पहले ज्वालामुखी फूटा था उसमें, It ठीक is है, low rainfall गोंडवाना लैंड area. है, तो उसी Where से such soils are found like Odisha, Chhattisgarh, southern part of India. There it is found. So आग्नेय चट्टानें या igneous rocks, Igneous rocks हैं। मैग्मा या मैग्मा जानते हो ना, igneous, आग की चट्टान है, उससे बनी। मोल्टन मैग्मा। आयरन हाइड्रेटेड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे रस्टेड आयरन रेड होता है, वैसा ये कौन सी सॉइल है? नाउ अनदर फॉर्म इज ब्लैक सॉइल कॉटन उगाने के लिए अच्छी होती है। root soil and it is ideal for growing cotton. So it is also known as black cotton soil. Parent rock गुजरात में, minerals महाराष्ट्र में पाई जाती है खूब कॉटन, then सूरत है, such type बम्बई of खूब soil कॉटन is होता है नहीं? formed. So climatic condition की वजह से और रॉक के टूट फूट से ऐसे soil ये जरा बनती है। देखो, Next is laterite soil. इसमें कुछ नहीं उगेगा। It is found मध्य प्रदेश in में है, the गरीब area देश। with high temperature and heavy rainfall. तो ये टूट गई है चट्टानें, इसका लेकिन कुछ मिनरल्स होता नहीं, होता पानी है, नहीं तो रुकता। हैवी रेनफॉल की वजह से जमीन के अंदर चला जाता है, जिस तरह से इसका ऐसा कलर होता है, और ये पथरीली जमीन होती है। That is भाई laterite जब soil. रेनफॉल ज्यादा होगी तो सब क्या न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं चले जाएंगे, जमीन में कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल पर्कोलेट कर देती है। Organism बहुत कम अच्छा ये बताओ ये कौन सी है? alluvial soil. है clay, Alluvial लिख soil दिया but जो clay plain बहुत है area ना? है, जो Ganges रेंज है, जैसे यूपी है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तो वहाँ चिकनी मिट्टी मिलती है। तो ये जो ये है clay rivers soil। के फ्लड्स हैं, अब देखो, होती है। ये जरा देखो, Alluvial soil Alluvial में दो है, अभी तुम्हें दिखाया था कि नहीं, भांगर। पर हेक्टेयर बहुत ज्यादा भांगर, होता तो ये है। भांगर It is, है। rich with humus। एलुवियल में 2 पार्ट बताए थे,
यूपी बिहार जो के अलावा swampy- पंजाब हरियाणा के अलावा ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट ये होते देखो। हैं, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स हैं ये सब वहाँ पर भी alluvial इस तरीके soil है, की soil swampy पाई area जाती के। है। See that its ये पानी water रोक लेती है। retaining capacity is how high। पानी इस पर छोड़ दिया जाए तो ये मिट्टी काफी समय तक गीली रहती है और वाटर इसमें परकोलेट नहीं करता, जमीन से सीप थ्रू नहीं करता, जमीन के अंदर नहीं जाता, तो इसलिए मिट्टी गीली बनी रहती है, थोड़े पानी से ही काम चल जाता है और अच्छी फसल होती है। Contains various proportions of ये कौन सी soil sand, है? silt and clay। डेजर्ट या एरिड? It is desert soil, Shush- that shush- is arid soil। It contains high amount of salt, so it is saline in nature and sandy in कभी texture। यहाँ So सी इसका रहा होगा, sand वो होगा, सूख sand गया, ज़्यादा तो होगा, desert पानी बन गया, अगर ऐसा ही बरसेगा होता तो है। सब नीचे चला जाएगा। Such soil is found in dry climate, it contain ये पूरा condition राजस्थान where है, काट temperature दिया, is high, desert that's soil। why water evaporates अच्छा, and laterite gets soil back देखो। in humus। Next is laterite soil। कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ज्यादा बारिश की वजह से इसमें यही से तो देखा सारा ना, सब पानी नीचे चला नीचे जाता है और कुछ इसमें होता है। कंकड़ पत्थर ही ज्यादा बसते हैं। ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु जैसे एरिया में, केरला, कर्नाटका में लेटराइट सॉइल पाई जाती है। इसमें चाय उग सकती है, कॉफी उग सकती है, सो कैशू नट उग सकते हैं। Here there are various types of soil, red soil, black soil, now laterite soil are shown here। अब देखो महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा पाई जाती ये है। जरूरी है। देखो कुछ ऐसी इसको soil- कहते हैं दोमट मिट्टी। लोमी सॉइल को क्या कहते हैं? थोड़ा क्ले और थोड़ा सैंड। अगर तुम्हें गमले में उगाना है तो थोड़ा बालू ले लो और थोड़ा क्ले और मिला के उगाओ तो पानी नहीं, सड़ेगी नहीं जड़ तुम्हारी। उसको कहते हैं हमने लोमी सॉइल में गमला उगाया। दो मिट्टी मिला दी तो दोमट मिट्टी, ठीक है कि नहीं? तो वैसे कुछ लोमी सॉइल है, ठीक है। और जरा देख लें, होती है ऑफ सैंड, सिल्ट जो अपनी उर्वरकता खो चुकी है। सिल्ट वो होता है जो इन दोनों में भी अंतर देखो पहाड़ जरा। से लाई हुई देखो क्या कह रहा है, एक क्ले हो गई, एक सैंड हो गई। सैंड में कोई कुछ भी फर्टिलिटी नहीं है, लेकिन वो पानी को पर्कुलेट कर देगा कि नहीं। और सिल्ट वो होता है अभी बिल्कुल नई पहाड़ों से निकली है और ये इतनी घूम के नीचे आ चुकी कि बिल्कुल महीन हो गई। क्ले क्या मतलब होता है? बिल्कुल महीन, लुढ़कते पुढ़कते इतना आगे निकल गई कि वो रेत से भी महीन हो गई, तो क्ले नहीं बन जाएगी। ये और जो सिल्टी सॉइल होती है उसमें तुम सेब उगा लो, खूब अच्छी चीजें उगा लो, नहीं तो ये मिट्टी है। और क्ले वो होता है जिससे बर्तन बनाए जाते हैं जो चिपकती हो, चिकनी मिट्टी। सो हियर क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल एंड सिल्की सॉइल। इससे ज्यादा नहीं देखना है। अब यहाँ तक आपको थोड़ी मिट्टियों के बारे में जानकारी पता चल गई कि कौन कौन सी। एलुवियम का भी मतलब समझ में आ गया और एलुवियल के दो आपको बताएं मतलब कि उसी में ही तो सब आ रहा है। ये सब क्या है? एलुवियम का मतलब जो वॉश कर दे, तो वॉश दबे के रीजन की सारी सॉइल है। कोई कहे भांबर क्या है? एलुवियल सॉइल। भागर क्या है? एलुवियल सॉइल। खादर क्या है? एलुवियल सॉइल। जो वॉशिंग से बन जाए तो उसका नाम ही है। तो वो अलग अलग मिट्टियों के टाइप है। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज द डिफरेंस। ये बहुत जरूरी है और आएगा ये जो परसों के टेस्ट में। लिखो द डिफरेंस बिटवीन भांगर। बोलो बी पहले आता है कि के? तो इसका मतलब है पहले भांगर बनी होगी फिर खादर। पहले भाभर, दो बी पहले आते हैं कि एक बी, दो बी, तो वो और पहले भाभर। दो बी सबसे पहले आएंगे कि नहीं डिक्शनरी में? और फिर क्या होगा? एक बी आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा? एक। बोलो यही बात तो होगी कि नहीं? तो भाभर, भांगर, खादर। तो अब यहाँ पर भांगर और खादर जरा देखें। दिस इज ओल्ड एलुवियल सॉइल। और खादर क्या है? यहाँ क्या लिखा है? न्यू है। खैर बात ये कि नई वाली हो गई, ये ध्यान रखना पड़ेगा। दिस इज ओल्ड, कभी पहले आ गई होगी, धो के चली गई होगी। ओल्ड एलुवियल। एलुवियल तो सभी को कहेंगे ना, क्योंकि सब वॉश अवे से आ रही हैं। और दिस इज, अरे नहीं, न्यू एलुवियल सॉइल।
सॉइल। देखो मैं आपको बता दूं एलुवियल सॉइल का हिंदी में नहीं बता रहा, आपको सही लगेगा, हो सकता है सुना ही हो आप लोगों ने। हिंदी मीनिंग ऑफ एलुवियल सॉइल, In Hindi, जलोढ़ you would मिट्टी, say जो जलोढ़ जल अपने मिट्टी. साथ लाए उसे क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। बस यही बात है हिंदी में मीनिंग एलुवियल सॉइल दैट इज जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आगे देखें। ओके, जलोढ़ जल से जो है इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब देखो दिस इज न्यू एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्या है? दिस सॉइल इज फाउंड फार फ्रॉम रिवर बेसिन। रिवर बेसिन पे तो नहीं पाया गया ना, ये कहाँ पाया गया? फार फ्रॉम, नहीं? ठीक है। हेलो, हाँ गुड इवनिंग। मौसम तो ठीक है, बारिश हल्की हल्की हो रही है। आप कौन बोल रही हैं? अभी तो मैं अभी मैसेज देखता हूँ, 5 मिनट बाद डालूंगा। ठीक है, so this soil is found far from river basin. This soil is found far from river। ये तो बात समझ में आई ना, भाबर के बाद ही तो भांगर आएगा, उसके नीचे आएगा भांगर, तो वहां तक आते आते खूब गीली बनी रहती है। ये क्लोज टू रिवर बेसिन, जबकि दिस इज फाउंड क्लोज टू रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन के ये पास पाई जाएगी। रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है कि जहां पर नदियां, अब रिवर बेसिन का भी रिवर बेसिन According to Wikipedia, a drainage basin is an area of land where all flowing surface water converges to a single point, such as a river mouth, or flows into another body of water, such as a lake or ocean. ये देखो ये रिवर बेसिन है, तो यहाँ पर ड्रेनेज बेसिन। अब पहले बेसिन का मतलब समझ में आया तब रिवर बेसिन समझ में आया ना। सो व्हाट डज इट मीन बाय बेसिन? Basin. According to National Geographic Society, a basin is a Depression depression or or dip. dip in the तो Earth's जहाँ surface. डिप होगी Basins are या shaped वहीं like पर bowls, सब कुछ with some गिरेगा। higher than the bottom. They देखो, can be oval or ये दिख circular रहा in है? shape, similar to a sink or tub. बेसिन might का have मतलब been जहाँ done डिप है वो after. बेसिन Some are filled है, with और water. ऐसे रिवर भी वहीं से जाएगी जहाँ डिप्रेशन है। तो जहाँ जहाँ से रिवर बह जाए, तो जहाँ गड्ढा है उसको क्या कहेंगे? बेसिन। जैसे हिमालय में भी दिखाया है कि डिप है, उसे बेसिन कहेंगे। तो रिवर कहाँ अपना रास्ता बनाएगी? जो गड्ढे टाइप होंगे, तो जहाँ से बह जाए वो बेसिन है। सही है कि नहीं? अब जरा देख लो, दैट इज हिंदी मीनिंग ऑफ रिवर बेसिन। In Hindi, you would say Arakshan. हिंदी मीनिंग ऑफ रिवर बेसिन, ये रिजर्वेशन। In Hindi, you would say नदी का जलाशय। चलो, सो इट इज फाउंड नियर रिवर बेसिन। अभी अभी निकला है इस डिप्रेशन से रिवर, फिर बाद में तो प्लेन में बहने लगेगा। तो अभी जो ये कहाँ पाया जाएगा? ये बेसिन के पास है, और ये बेसिन से अभी दिखाया नहीं था कि जहाँ बहुत स्वैम्पी एरिया था, वो तो बहुत दूर था ना, वहाँ तो नदी नहीं रही होगी, और ये बेसिन के पास है। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखिए, तो दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल, और ये क्या है? नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और ये एग्रीकल्चर के लिए ठीक नहीं है। जबकि दूसरी तरफ क्या है? जो दूसरी सॉइल है वो कैसी है? फर्टाइल है। ओके, एंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। दिस इज, ये कैसी होगी? वेरी फर्टाइल। अभी तो पहाड़ों से आई है। एंड सुटेबल
फॉर एग्रीकल्चर। अब देखो कि ये बात समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन और आपको कराएंगे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में अंतर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से समझो एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। सो देखो आएगा तो 3 मार्क्स का है। हाँ, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। अब देखो जो वहाँ की टोपोग्राफी देखी थी हम लोगों ने, तो ईस्ट में ज़्यादा चौड़ा देखा था, नहीं वेस्ट में बहुत सकरे थे। वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, ये बात है, और लेकिन ईस्टर्न घाट में कंटिन्यूटी नहीं है। क्यों कंटिन्यूअस है बोलो? अब ये क्यों कंटिन्यूअस नहीं है, कोई रीजन है आपके पास? क्योंकि सारी नदियाँ इधर ही बहती हैं, तो बीच में नदी नहीं आ जाएगी, और वहाँ पर कोई नदी जा ही नहीं रही है, तो रेत ही रेत। टहलते टहलते निकल जाओ केरला से ऊपर गुजरात तक, तो इसीलिए तो वहाँ कोंकण रेलवे चलती है। बहुत एक्सोटिक मार्ग है, कोंकण रेलवे चले जाओ, पैसा वसूल जाए। हाँ, वो ताप्ती है, वो भी गुजरात के पास है ना? तो अब जरा देखो, दे आर फॉर्म्ड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब जो 3 ओर सागर से घिरा हो ना। सो दीज आर फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म्ड? ऑन वेस्टर्न साइड, फॉर्म्ड ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन पेनिनसुला। और ये तो these are formed on eastern side of Indian, these are on eastern side of peninsular plateau, कह दो peninsular plateau भी बोल सकते of पेनिनसुलर। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप होता है। अच्छा, ये रेगुलर और कंटिन्यूअस है, और इसको पार किया जा सकता है। इट इज रेगुलर एंड कंटिन्यूअस। वो रेगुलर क्यों नहीं है अरविंद, बोलो? एंड can be passed through, crossed through passes only, and can be crossed. अच्छा, ये कैसी हैं? They are discontinuous and irregular and dissected by river. इन्हें कौन तोड़ रहा है? These are dissected by, dissect का मतलब काटना, dissected by rivers। कौन कौन सी रिवर्स हैं? That is कृष्णा, कावेरी, हाँ कावेरी, गोदावरी, और भी हो सकती है। तो डाइसेक्टेड, सो नॉट कंटिन्यूअस। अच्छा, दीज आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन। तो ये घाट ऊंचाई पर है, 900 to 1600 मीटर। क्या कभी ऐसा मुंबई में बाढ़ आती होगी? नहीं ना। और उड़ीसा तो जलमग्न हो जाता होगा ना, क्योंकि वो लोअर है और ये हाई। तो ये अंतर समझ में आ रहा है। केरला में बाढ़ आई होगी क्या? कभी तो नहीं आई। ऐसे कभी कभी थोड़ा पानी भर गया होगा, बाढ़ टाइप में, लेकिन उड़ीसा तो पूरा जलमग्न हो जाता है। सो दीज आर हैव हायर एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ 900। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? 900 से 1600 किलोमीटर मीटर। और जबकि ये क्या है बताओ? These are lower in elevation. So these are lower in elevation. सुनामी आ जाता है तो पूरा बर्बाद कर देता है। That is 600 मीटर का elevation, 600
मीटर। द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है अन्ना मोडी और डोडा बेटा। इसमें इधर की ओर अन्ना मोडी और डोडा बेटा दिखाना, यहाँ के पास। तो सबसे नीचे अन्ना मोडी और फिर डोडा बेटा, और ईस्टर्न में यहाँ पे, यहाँ महेंद्रगिरी दिखाना। महेंद्रगिरी अन्ना, ये है अन्ना मोडी, ये है डोडा बेटा। सो द हाईएस्ट पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट क्या है? आर अनाई मोडी, अनाई मोडी एंड डोडा बेटा। और इसमें द हाईएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर ही वो बाहुबली पिक्चर बनी है उस चीज से, तो वहीं का हीरो भी है महेंद्र। देखो अभी हम लोगों की सिविक्स बची हुई है ना, तो कल सिविक्स कर लेंगे और इसका भी 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे इम्पोर्टेंट। हाँ, सुबह कितने लोग स्कूल जा रहे हैं पता नहीं? स्कूल जा रहे हैं ना, शाम को कर लेंगे, हो जाएगा। एक चैप्टर सिविक्स का करना है बस। मतलब हिस्ट्री में हमने बता दिया लगभग कि नहीं बताया, किसी के क्वेश्चन कर दिया ना, तो बस 3 ही चैप्टर तो आए ना। सिविक्स हमने पहले पढ़ाई थी, बहुत पहले। किसमें? 2 किसमें? 2 तो ये हम लोगों ने कर दिया ना 2। अब 10 एक इकोनॉमिक्स और सिविक्स है, कल कंप्लीट कराते हैं। डेमोक्रेसी तो हो चुका है ना, हाँ? कुछ नहीं है ना, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स करा देंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और करा देंगे। ठीक है, चलो आप फोन नंबर दे दो तो आपको ग्रुप में जोड़ लें। बेटा क्या नाम है? सौरभ। किस स्कूल में? केवी। किसमें? नाम फोन नंबर कर दो, तो जो आज की पढ़ाई है वो ग्रुप में पहुंच जाएगी आपके पास।